हेलो एवरीवन। एक चैनल है शोभी सर का। स्वागत है आपका। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आते हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य को ही पदार्थ भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। समझो इसे। द्रव्यमान का मतलब होता है, इस द्रव्यमान का मतलब है वजन। ठीक है, भार, कुछ स्थान भी घेरती हो, मतलब ये। अब जैसे ये चीज़ है, ठीक है, अब इसमें कुछ तो वजन होगा ही ना। इसे आप जहाँ भी रख दोगे ये स्थान भी घेर लेगी। तो वजन भी है, स्थान भी घेर रही है, तो क्या हो गई है भाई? पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया, मैटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही पेन भी है, इसमें वजन भी है और ये जहाँ भी रख दोगे आप स्थान भी घेरेगा। तो ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ की ना वैसे तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं हैं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि पदार्थ की ना बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं और आगे बात करते हैं इस बारे में। देखिए, पदार्थ की सबसे पहली अवस्था ठोस। ठोस जिसको बोलते हैं सॉलिड, है, लिक्विड, गैस। चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। ठीक, पांचवी अवस्था भी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात यह है कि पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं मेन हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेन अवस्थाएं जो ना, मेन स्टेट जो है वो 3 ही हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ओके, तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं, ये कह सकते हैं हम कि पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब ये चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। तो हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। द्रव या गैस के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जान पहचान के लिए, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि ठोस, अब ये क्या है? ये एक आकृति बनाई मैंने। ठीक है, छोटी सी आकृति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठोस में जो अणु होंगे ना, ये अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, पर ये मतलब अवयवी कण इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होंगे ना, ये बिल्कुल सटे हुए होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए, कोई जगह खाली नहीं होगी। ठीक है, द्रव में अगर देखते हैं, द्रव में अगर हम देखें तो काफ़ी जगह खाली है, बीच बीच में। ये देखो, ये देखो, ये वाली ये जगह खाली है। गैस में तो बहुत ही जगह खाली है। कहने का मतलब ये है कि ठोस के जो अणु होंगे उनको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। वो घूम फिर नहीं सकते, वो आ जा नहीं सकते हैं। द्रव वाले थोड़े गतिमान होते हैं, पर गैस वाले तो बिल्कुल गतिमान है भैया। कभी इधर से उधर, इधर से उधर, वो ये भागे फिरते हैं। तो ये ठोस द्रव गैस है। ठीक है, हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था का, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, पदार्थ की वह अवस्था, ये पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या है भाई? अवयवी कण का मतलब है उसके अंदर जो कण है वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो। ठीक है, प्रबल, अंतरा अणुक बल द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और वे कुछ इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि गति नहीं कर पाते। इसी को ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम? ठोस। ज्यामिति के आधार पर ठोस, यानी कि ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के, फिर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बात जान लो, ये जानना ज़रूरी है कि क्रिस्टलीय क्या है या फिर क्रिस्टल क्या है। देखिए, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के नीचे क्या है? जैसे खनिज पदार्थ हो गए, जैसे जल हो गया, जैसे कोयला हो गया, और जैसे हीरा हो गया। मतलब कहने का ये कि जो ये क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल मतलब इसको समझ लेते हैं एक मिनट के लिए। ये क्रिस्टल, ठीक है, ये क्रिस्टल वर्ड है, इसको समझना मतलब ज़रूरी है। क्योंकि
बार बार ये फिर परेशान करेगा कि क्रिस्टल क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। क्रिस्टल, ये सपोज़ ये पृथ्वी है, ठीक है, जिसके ऊपर हम हैं, ये मान लो हम हैं, ठीक है। अब ये पृथ्वी के नीचे का भाग है, ये नीचे का भाग है, और ये भाई ऊपर का भाग है, ठीक है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, और नीचे नीचे खनिज पदार्थ है, ठीक है। अब इसमें ना बहुत हाई हीट होती है, बहुत ज़्यादा हाई हीट। हाई हीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण ये जो नेचुरल स्थिति में, जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं हम क्रिस्टल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। खैर, बताना था ज़रूरी। कहने का मतलब यह है, पृथ्वी के नीचे जो गर्मी है और जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से नेचुरल तरीके से कोई बनाता नहीं, नीचे बैठ के, पृथ्वी के नीचे बैठ के कोई बना नहीं रहा इनको, इसकी वजह से हाई हाई हीट और प्रेशर की वजह से जो नीचे पदार्थ बनते हैं उनको कहते हैं हम क्रिस्टल, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिस्टल या ठोस, पहले इसकी परिभाषा, क्रिस्टल या ठोस, वे ठोस जिनमें अवयवी कण अभी बताया था, अणु, परमाणु, आयन, ठीक है, या तो अणु होंगे या फिर परमाणु होंगे या फिर आयन होंगे, निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इनकी व्यवस्था कभी नहीं बदलती, ठीक। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इनकी व्यवस्था या बनावट दीर्घ परासी होती है। इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है, कभी नहीं बदलती। ओके, अभी समझाता हूँ मैं क्या है ये सब, इसकी डेफिनेशन को समझाता हूँ मैं, पहले देख लो बस इसको एक बार। इसके एग्जाम्पल हैं हीरा या फिर चांदी, ठीक। अब ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया मैंने समझाने के लिए, अभी इसे दोबारा बनाऊंगा मैं, आप बस एक बार देख लो। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा दूंगा। ये जो परिभाषा है इसको समझो पहले। वे ठोस जिनमें अवयवी कण निश्चित प्रकार से, एक निश्चित प्रकार होगा, अनिश्चित नहीं, बदलने वाले नहीं होंगे, व्यवस्थित रहते हैं, इनकी व्यवस्था कभी नहीं बदलती, मतलब जो कण जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक ठोस कौन से होते हैं तो सीधे लिखना क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इनकी व्यवस्था या बनावट, इनकी जो बनावट होती है वो दीर्घ परासी होती है। अब दीर्घ परासी का मतलब क्या है? दीर्घ परासी का मतलब है लॉन्ग रेंज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग रेंज। मतलब ये कि अगर आपकी नींव मजबूत होगी, ठीक है, नींव मजबूत होगी तो आप दीवार कितनी भी ऊंची खड़ी कर सकते हो और वो काफ़ी टाइम तक टिकी रहेगी, गिरेगी नहीं, ठीक है। तो यही है दीर्घ परासी। इनकी ज्यामितीय संरचना, ज्यामिति का मतलब होता है रेखाओं द्वारा बनी हुई संरचना, ठीक है, रेखाओं द्वारा बनी हुई संरचना निश्चित होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बदलती नहीं है कभी भी, जो जैसा है जहाँ है वहीं रहेगा, कभी नहीं बदलती। एग्जाम्पल हीरा चांदी अभी बताया था, ठीक है। अब ये समझाता हूँ मैं अलग से बना के, और इसको भी बनाऊंगा मैं। एक काम, हाँ एक काम ज़रूर करना है। देखिए, पढ़ाई वही अच्छी है जब आप नोट्स बनाओ, अपने अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओ, तभी अच्छा रहेगा। मैं इसको एक बार बना देता हूँ, ठीक, फिर इसको आगे पढ़ेंगे हम। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ Cl से स्टार्ट करना है, ठीक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, मतलब आप इधर जाओ तो भी प्लस माइनस, आप इधर आओ तो भी प्लस माइनस, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या करना है आपको? प्लस माइनस प्लस, ठीक, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस के हिसाब से आएगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। दूसरा मतलब अगला, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na
पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूँ, आप भी दीजिएगा ध्यान, ठीक। तो मान लो कि मैं ये ले लेता हूँ Na, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसके दाईं तरफ भी Cl है निगेटिव वाला, इसके ऊपर भी Cl है निगेटिव वाला, इसके बाईं तरफ भी Cl है निगेटिव वाला, इसके नीचे भी Cl है निगेटिव वाला। कहने का मतलब ये है कि चारों दिशाओं में, इसके चारों दिशाओं में, ये कैसे कैसे बन गया, चलो ठीक है, जैसा भी बना है, इसके चारों दिशाओं में, ओके, इसके चारों दिशाओं में यहाँ पर Cl निगेटिव है। अब मान लो कोई Cl ले लो, चलो ये वाला Cl ले लेता हूँ मैं। अब इधर तो कुछ है नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, आगे भी होता है, बट मैं ये वाला Cl ले लेता हूँ। हाँ, यही वाला, चलो यही वाला ले लेता हूँ। ये दोबारा से बना देता हूँ एक स्ट्रक्चर, और 2 मिनट लगेंगे बस, अच्छे से समझ में आ जाएगा। Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, और Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, अभी पहले लिया था मैंने Na पॉजिटिव, अब की बार मैं ले लेता हूँ भाई Cl निगेटिव। तो Cl निगेटिव, चलो ये वाला ले लेता हूँ मैं। अब मान लो मैं ये लेता हूँ, तो इसके ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर, इसके ऊपर भी Na पॉजिटिव है, इसके दाएं तरफ भी Na पॉजिटिव है, इसके नीचे भी Na पॉजिटिव है, इसके बाएं तरफ भी Na पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है, जब आपने ये वाला प्लस लिया था तो इसके चारों तरफ माइनस मिले, और जब ये वाला माइनस लिया तो इसके चारों तरफ आपको ये प्लस वाले मिले। ठीक, तो स्ट्रक्चर कहीं नहीं बिगड़ रहा है। ठीक, स्ट्रक्चर कहीं नहीं बिगड़ रहा, जो जहाँ है वैसा ही है, और प्लस वाले के चारों तरफ माइनस वाले, और माइनस वाले के चारों तरफ प्लस वाले। ठीक, ये वाला। अब देखो ध्यान से, ये वाला स्ट्रक्चर, ये समझ में आ गया। तो ये इसके चारों तरफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, या फिर यहाँ पर देखिए। अब Cl के पास देख लीजिए, Cl के पास यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और ये खुद ही यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बात, अब ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इससे भी समझ सकते हो, एग्ज़ाम में अगर आ जाए, ठीक, तो आप एग्जाम्पल लिख के, इसकी परिभाषा लिख के, एग्जाम्पल लिख के ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर याद रहा तो। ठीक, या फिर ये वाला बना सकते हो। इसको देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा है, मगर भारी है नहीं, इसको मैं इजी कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, ऐसे एक मेरे साथ साथ बनाइएगा। ठीक, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा आप। देखिए, कॉपी पेन लेके अगर बैठोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बना दिया, अब इसको ऐसे कर दीजिए आप, यूं यूं ऐसे। ठीक, एक बोर बना दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे नीचे बना दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ही ऊपर बना दो, या फिर नीचे वाला ही पूरा कर लो। ठीक है, ये वाला हो गया। अब ऊपर वाला पूरा करो ज़रा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे। ठीक, अच्छा, एक चीज़ का तुम ध्यान देख रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, इससे ऊपर जाओ, यहाँ पर दो, दो, ये दो खाने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी दो खाने हैं, और यहाँ पर तीन। कहने का मतलब ये है कि एक दो तीन, और तीन दो एक, एक दो तीन, और तीन दो एक। सिंपल है ना भाई। कहने का मतलब ये कि आपका सीक्वेंस नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, आप ऊपर से जाइए चाहे नीचे से जाइए, कहीं से भी जाइए, आपका सीक्वेंस नहीं बिगड़ रहा है। और सीक्वेंस जब ना बिगड़े तो उसी को कहते हैं ज्यामितीय संरचना एकदम फिक्स हो जाना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। टॉपिक है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, अक्रिस्टलीय ठोस।
इसमें इसकी परिभाषा देख लो, इसमें अवयवी कण निश्चित प्रकार से, इसमें अवयवी कण निश्चित प्रकार से व्यवस्थित नहीं रहते। एकदम उल्टा है, एकदम उसका उल्टा, क्रिस्टलीय वाले का एकदम उल्टा। इसकी इनकी व्यवस्था या बनावट बदल जाती है, बार बार बदल जाती है। ठीक, इनकी व्यवस्था लघु परासी होती है। अभी बताया था ना दीर्घ परासी क्या होता है, तो दीर्घ परासी का उल्टा लघु परासी। मतलब कुछ चीज़ बनाओगे आप, मान लो रेत की दीवार बनाओ, सीमेंट मत लगाओ, रेत की दीवार बनाओ जल्दी गिर जाएगी, तो वो क्या है, लघु परासी, छोटी रेंज होगी, शॉर्ट रेंज। इनकी ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामितीय संरचना मतलब, ज्यामिति मतलब होता है रेखाओं द्वारा जो संरचना बनती है वो अनिश्चित होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। कहने का मतलब जैसे, हाँ इसका एग्जांपल देख लो, रबड़ और प्लास्टिक। अब रबड़ को जितना खींचोगे खिंच जाएगी, प्लास्टिक को भी जितना मोड़ोगे मुड़ जाएगा, सीधा करोगे सीधा हो जाएगा। ठीक है, आप हीरे को मोड़ के दिखाओ जरा, नहीं मुड़ेगा भाई। हाँ, जैसे इसकी संरचना देख ले रहे हैं। अब वो ऐसे भी हो सकती है, 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 ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कुल मिला के कैसे भी हो सकती है, क्योंकि अनिश्चित तो, निश्चित तो है ही नहीं, अनिश्चित है, बदल सकती है। ठीक, अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं। असल में क्या है ना, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में। ठीक, गुण, ज्यामिति, ये गुण हैं सारे, ये क्रिस्टलीय हैं, ये अक्रिस्टलीय वालों के हैं। तो ज्यामिति क्रिस्टलीय वालों की होती है, क्रिस्टलीय ठोस है ये क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, लिखना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोस की होगी निश्चित, अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित। गलनांक निश्चित, अक्रिस्टलीय का अनिश्चित। क्वथनांक निश्चित, इनका अनिश्चित। ठीक, बात समझ में आ गई। प्रकृति वास्तविक, आभासी, यह है प्रकृति। थोड़ा सा बैलेंस जरा बिगड़ना हो गया लिखने का, प्रकृति। ठीक है, चलो इसको मैं काट देता हूँ, प्रकृति। ठीक, वास्तविक, आभासी। परास, दीर्घ परासी, लघु परासी, अभी बताया था परास क्या होता है। ठीक है, दैशिकता, विषम दैशिकता, समदैशिकता। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ तुम्हें, आखिरकार गलनांक और क्वथनांक क्या है, ये इनको समझना यार। कभी कभी ना भूल जाते हैं हम लोग। यार भूलना कोई बीमारी नहीं है, असल में ये हैबिचुअल एक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी कोई वर्ड आपको समझ में ना आए, याद रखना, जब भी कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो इसका संधि विच्छेद कर दो, मतलब तोड़ दो। गल, गलन। ठीक है, गलन प्लस अंक, गलन प्लस अंक बराबर होता है गलनांक। अब कहने का मतलब ये है, ऐसा अंक, ऐसा अंक जिस पर वस्तु पिघलनी शुरू हो जाए, गलनी शुरू हो जाए, उसको कहते हैं गलनांक। ठीक, ऐसा अंक जिस पर कोई वस्तु गलनी शुरू हो जाए या फिर मतलब पिघलनी शुरू हो जाए तो वो उसको कहते हैं गलनांक। जैसे बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, इसके नीचे आप आग जला दो, ठीक है, या फिर बाहर रख दो, टेम्परेचर अगर गर्म है तो ये धीरे 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 के क्या होगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि ये गलना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर के कारण ही तो गल रहा है ना। ऐसा अंक, अंक का मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 मतलब टेम्परेचर से है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर आएगा कि गलना शुरू हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे बर्फ़ का गलनांक, या उसी को कहते हैं गलनांक। ठीक, अब क्वथनांक को समझ लो। क्वथनांक, संधि विच्छेद कर दो इसका, क्वथन प्लस अंक। ठीक है, तो समझो, ऐसा अंक, ऐसा अंक जिस पर वस्तु जमनी शुरू हो जाए। ठीक है, क्वथन का मतलब होता है, क्वथन का मतलब होता है जमना। जमना मतलब जैसे पानी को रख दो आप फ्रीज में, मान लो ये आपका कटोरा है, ठीक है, इसमें आपने पानी रख दिया, ओके, ठीक, अब इसको आपने फ्रीज में रख दिया, ये मेरा फ्रिज है, ओके, अच्छा फ्रिज है, हाँ, तो भैया इसके ये फ्रिज में रख दिया मैंने।
अब फ्रिज का टेम्परेचर मैंने डाउन कर दिया, ठीक। टेम्परेचर जैसे ही फ्रिज का टेम्परेचर वैसे भी डाउन ही होता है, फिर भी अगर टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन करो तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर डाउन करोगे उतनी जल्दी बर्फ़ जमेगा। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये पानी ना, ऐसा टेम्परेचर आएगा कि ये पानी बर्फ़ में बदल जाएगा। काय में भाई लोग? बर्फ़ में, ठीक है। तो ये बर्फ़ में बदल जाएगा। ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि ये बर्फ़ में बदल जाएगा। तो ऐसा अंक जिस पर चीज़ें जमनी शुरू हो जाएं। अभी पानी तैर रहा था, अब बर्फ़ नहीं तैरता है, बर्फ़ तो जमा रहेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्रिस्टल जालक, अवयवी कण जालक बिंदु, मतलब अवयवी कणों को जालक बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। अवयवी कणों को अणु, परमाणु, आयन भी बोलते हैं और जालक बिंदु भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका इकाई सेल, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे, बोर्ड में एक बार पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट भी अपने आप में, जो भी बोर्ड में पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। तो क्रिस्टल जालक, अब क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल तो मैंने समझाया था ना, क्रिस्टल क्या है। अब पृथ्वी के नीचे जो हाई हीट और प्रेशर और नेचुरल तरीके से जो बनते हैं, प्राकृतिक रूप से जो बनते हैं, उसे क्रिस्टल बोलते हैं। जालक का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसा कोई जाल है क्रिस्टल के अंदर, हीरे के अंदर कोई अणु परमाणु का जाल है ना, उसको बोल देते हैं जालक। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु, आयन तीनों विमाओं में नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसको समझो भाई। तीनों विमाओं क्या होती हैं? ये तीन विमा क्या हैं? ये तीन विमा ये हैं कि जैसे ये, अच्छा जो मैथ वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे, पर जो बायो वाले हैं वो बेचारे नहीं समझ पा रहे होंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स, वाई और ये जेड, ये होती है एक्स अक्स, ये होती है वाई अक्स और ये होती है जेड अक्स। इस अक्स को ना हम विमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमा। तो ये एक्स विमा है, ये वाई विमा है और ये जेड विमा है, ठीक है। पता चल गया तीनों विमाएं क्या हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो जेड है ना, असल में ऐसे होता है, यूं इसके ऊपर ऐसे खड़ा हुआ, बट हम दर्शा तो नहीं सकते ऐसे, और ना ही किसी किताब में ऐसे अब इसको लगा के थोड़ी ना खड़ा करेंगे हर किताब में कि हाँ भैया चलो लगा दो जेड एक्स हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। तो मजबूरी में इसको ना यहाँ दिखा देते हैं, पर तुमको समझना ये होगा कि ये ऊपर है, ऐसे ऐसे है ये, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे है ऊपर की तरफ, यूँ खड़ा हुआ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ है, ठीक है। पर इसको दर्शा देते हैं ऐसे। अब पता चल गया ना तीनों विमाएं क्या है। तीनों विमाओं में नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक। क्रिस्टल जालक हो गए। अगली परिभाषा है, मतलब अगला जो टॉपिक है, एकक कोशिका या इकाई सेल। एकक कोशिका के नाम से भी आ सकता है, इकाई सेल क्या है ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको परिभाषा में देखते हैं। क्रिस्टल जालक का वह भाग जिसे बार बार दोहराने पर वह क्रिस्टल जालक बना हो, उसी को एकक कोशिका कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था अभी यहाँ पर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो खैर मैं दोबारा से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला बनाया था मैंने, ठीक। अब तुम देख रहे होंगे कि बार बार मैं इसी को बना रहा हूँ, ठीक। बार बार मैं इसी को बनाए जा रहा हूँ, बार बार मैं इसी को बनाए जा रहा हूँ। तो ये जो कण है ना, ये जो आकृति है, ये वाली आकृति, ठीक, ये इधर भी आई, ये इधर भी आई, ये इधर भी आई, ये इधर भी आई। और जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 5 6 हुए या 6 7 8 हुए, तो यहाँ पर एक आकृति बन गई। देखो ध्यान से, ये आकृति बन गई। तो इस इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और वही चीज़ परिभाषा में भी है। मतलब क्रिस्टल जालक का वह भाग जिसे बार बार दोहराने पर वो क्रिस्टल जालक बनता हो, ठीक है। बार बार मैं जब एक आकृति को बनाए जा रहा हूँ, तो एक जालक बन के तैयार हो गया, एक क्रिस्टल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एकक कोशिका या इकाई सेल, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि इकाई सेल के प्रकार कितने हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।